अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने वो स्टडी किया था, सीएसएस का फर्स्ट लेक्चर हमने स्टडी किया था। और आज हम सेकंड लेक्चर को स्टडी करेंगे, द ग्रेट डिप्रेशन। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ग्रेट डिप्रेशन क्या होता है। तो ग्रेट डिप्रेशन जो था ये अमेरिका का एक बहुत ही बुरा वक्त था। अमेरिका को बहुत ही शदीद इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा। तो उसको हम कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन। द रोड टू द ग्रेट डिप्रेशन, के ग्रेट डिप्रेशन कैसे हुआ। तो ये इसका जो बेसिकली जो स्टार्ट हो गया था, जो इसकी बुनियाद बन गई थी, वो 1920 को ही बन गई थी। तो 1920 को इसकी बुनियादें रख दी गई थी और 1927 को ये पूरी तरह उभर के सामने आया। तो इसकी जो बेसिक रीज़न है, जो बहुत बड़ी रीज़न है, वो है ओवर प्रोडक्शन। कि इस ओवर प्रोडक्शन की वजह से ग्रेट डिप्रेशन हुआ, एक इसकी बहुत बड़ी ये रीज़न है। तो जो है ना, फर्स्ट रीज़न द वॉल स्ट्रीट क्रैश। जो वॉल स्ट्रीट है, ये अमेरिका में जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको हम कहते हैं वॉल स्ट्रीट। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट जो हैं वो यहाँ पे बैठते हैं और वो काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, तो इसलिए वो इकोनॉमिक्स के माहिर होती हैं। तो वो यहाँ पे बैठती हैं, तो यानी कि एक्सपर्ट होती हैं। लेकिन जब ये ग्रेट डिप्रेशन हुआ था तब वॉल स्ट्रीट में जो बंदे बैठते थे वो इकोनॉमिक्स के माहिर नहीं थे, उनको इतना पता नहीं था। तो ये हुआ कि जो सारी जो स्टॉक एक्सचेंज वो वॉल स्ट्रीट में उसको कंट्रोल किया जाता है। लेकिन वॉल स्ट्रीट में उस वक्त जो बंदे बैठे हुए तो पढ़े लिखे नहीं थे, इस वजह से उन्होंने गलत सारी पॉलिसी बनाई, जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन हुआ। तो अक्टूबर 1929 को स्टॉक प्राइसेस डिक्रीज, एकदम से जो स्टॉक प्राइसेस थी वो डिक्रीज हो गई। तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था, अपने शेयर्स इन्वेस्ट किए हुए थे या जिन्होंने खरीदे हुए थे, तो उन सारों के क्या हुआ, एकदम प्राइसेस नीचे आ गए। तो जब उनकी प्राइसेस नीचे आ गई तो इन्वेस्टर्स का जो सारा पैसा है वो क्या हुआ, सारा डूब गया। एक ही दम से सारे जो इतना ढेर सारा जो पैसा था इन्वेस्टर्स का वो सारा डूब गया। तो अक्टूबर 24 अक्टूबर 1929 को ब्लैक थर्सडे हुआ, यानी कि यहाँ पर फुल जो ब्लैकआउट हुआ स्टॉक एक्सचेंज का। फिर 28 को 1929 को फिर ब्लैक मंडे हुआ। ब्लैक मंडे मतलब यहाँ पर फुल जो है ना ब्लैकआउट हुआ, इसलिए इनको नाम दिया गया ब्लैक ब्लैक। तो एक जुमेरात को हुआ, फिर मंडे को हुआ और फिर मंगल को हुआ। तो स्टॉक में जो मार्केट थी अमेरिका की वो मुकम्मल तौर पे कोलैप्स कर गई। जो सेविंग्स बैंक थे वो क्या हो गया, वो तबाह बर्बाद हो गया। वो कैसे हुए, क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंज थी वहाँ पर एक ट्रेंड चल रहा था कि ये बहुत ही ऊपर जा रही है। तो लोग क्या कर रहे थे, उन्होंने सेविंग्स बैंक से या और दूसरे बैंक से उन्होंने क्या दिया, उन्होंने पैसे उधार लिए और सारा इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक एक्सचेंज में। तो अब जब उन्होंने पैसा स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया कि स्टॉक एक्सचेंज हमारी ऊपर जा रही है तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, फिर हम जो प्रॉफिट होगा वो हम वापस वो बैंक को जो उधार लिया वो वापस कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि बैंक से उन्होंने उधार पैसे लेके इन्वेस्ट किया और स्टॉक एक्सचेंज एकदम से बैठ गई, तो उनका सारा पैसा क्या हुआ, डूब गया। अब जो उन्होंने पैसे उधार लिए तो उनके पास पैसे थे नहीं वापस करने के लिए, इसलिए जो बैंक्स थे वो भी क्या हो गए, वो भी बर्बाद हो गए। फिर ये जो जब भी क्राइसिस आता है, जो गवर्नमेंट होती है वो इंटरवीन करती है, तो सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने की वो कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि जो गवर्नमेंट थी उसने भी कुछ समझदारी का मुजाहरा नहीं किया। यूएस इन्वेस्टर्स विदड्रॉ फॉरेन लोन्स, हैंस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ लोन कोलैप्स। तो यूएस ने किया कि जो उन्होंने दूसरे कंट्रीज को उधार दिए तो उन्होंने किया कि उन्होंने सबसे अपने पैसे वापस ले लिए। दूसरा जो इंटरनेशनल लोन सिस्टम वो भी क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे जो चीज़ों की प्राइस है, गुड्स प्राइस डिक्रीजेस 45%। तो जो यूरोप और जो नॉर्थ अमेरिका उसमें जो चीज़ों की प्राइस वो क्या होगी, 40% डिक्रीज होगी, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो जब ओवर प्रोडक्शन होती है तो आप जानते हैं कि जब एक चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली क्या है, डिक्रीज हो जाती है। तो जितनी भी यूरोपियन इंडस्ट्री, अमेरिका की इंडस्ट्रीज थी, वो क्या कर रही थी, ओवर प्रोडक्शन कर रही थी। तो यानी कि चीज़ें धड़ा बना रही थी, कोई इनको चेकआउट बैलेंस नहीं था, कोई पॉलिसी नहीं थी कि हमने इतना ही ये सप्लाई, इतना हमारी डिमांड है, वो सारा कुछ किसी ने देखे बगैर बस वो बनाए जा रहे थे। इस वजह से उनकी जो प्राइसेस वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सारी जो इंडस्ट्रीज उनको भी बहुत ज़्यादा फिर नुकसान हुआ।
नेशन सॉट टू प्रोटेक्ट ऑन इंडस्ट्रीज। तो सभी फिर जो ममालिक है उन्होंने जब अमेरिका को देखा कि अमेरिका की बड़ी बुरी हालत हो गई है, हर तरफ तबाही मच गई है, तो फिर उन्होंने किया कि उन्होंने अपनी अपनी इंडस्ट्रीज को बचाना शुरू कर दिया। जो उस वक्त जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था हूवर। उन्होंने क्या किया, स्मोट हॉले टैरिफ, उन्होंने ये बिल था उन्होंने ये नाफिज कर दिया। इस बिल का नाम है स्मोट हॉले टैरिफ। 1930 को उन्होंने क्या किया, इम्पोज कर दिया। इस बिल के तहत उन्होंने जो सारी जो है ना इम्पोर्ट उन पे पाबंदी लगा दी। तो ये आगे इसकी डिटेल पढ़ती हैं। तो इसके जब स्मोट हॉले टैरिफ उन्होंने हर्बर्ट हूवर ने इम्पोज किया, तो जो यूरोप उसने भी फिर इसको रिस्पॉन्ड किया। जब बाकी कंट्रीज ने रिस्पॉन्ड किया तो फिर अमेरिका को और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रोजवेल्ट फिर जो बाद में जो हूवर है वो इतनी शदीद इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से वो फिर उनका जब टाइम पीरियड मुकम्मल हुआ तो फिर नए इलेक्शंस हुए। तो नए इलेक्शंस में जो रोजवेल्ट है ये नए प्रेसिडेंट बने। ये एक अच्छे से ये समझदार प्रेसिडेंट थे, इन्होंने सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल किया। बिकेम प्रेसिडेंट एंड गिव न्यू आइडियल एंड गिव न्यू डील, और इन्होंने अपनी न्यू सारी पॉलिसीज बनाई। सोशल वेलफेयर असिस्टेंस और नेशनल लेवल, इन्होंने क्या किया, खुद इंटरवीन किया और जो सोशल वेलफेयर के जितने भी डिपार्टमेंट्स उन्होंने क्या किया, हुकूमती उनको एड दी ताकि वो बंद ना पड़े, वो अपना काम करते रहें। वर्कड एंड अडॉप्टेड बाय अदर्स, इस तरह वो फिर उन्होंने काम को आगे बढ़ाते चले गए। फिर राइज ऑफ फार राइट, के जो अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। तो उस वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था जो हर्बर्ट हूवर के दौर में हुआ था। मैनी टर्न टू राइट विंग लीडर्स बिल्ड एम्पायर्स, तो जितने भी जो सारे लीडर्स है वो क्या कर रहे थे, वो बस अपनी अपनी उनको पड़ी हुई थी, अवाम को उनको कोई पड़ी नहीं थी हुई। तो 1935 को मैसोलिन अटैक्ड अबेसीना, जो मैसोलिन था ये इसने क्या किया, अबेसीना पे अटैक कर दिया। अभी मैं सारा आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसकी डिटेल आगे जाकर हम पढ़ते हैं। 1938 को हिटलर ने ऑस्ट्रेलिया पे अटैक कर दिया। तो ये सारे इंसिडेंट ग्रेट डिप्रेशन के साथ लिंक्ड हैं। द ग्रेट डिप्रेशन वाज अ सिवियर वर्ल्ड वार, अब इसकी ये डेफिनेशन है, द ग्रेट डिप्रेशन वाज अ सिवियर वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो ये इकोनॉमिक फॉल था, इस वजह से इसको नाम दिया गया ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट का मतलब है बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन मतलब परेशानी। क्योंकि जब आप इकोनॉमिकली आप स्टेबल नहीं होते, आपको इकोनॉमिकली मसाइल का सामना होता है, तो आप क्या होता है, आप स्ट्रेस में चले जाते हो। तो इसलिए जब इतना इकोनॉमिक फॉल आया तो हर तरफ क्या था, बस डिप्रेशन ही था, और इतना डिप्रेशन था लोग खुदकुशियाँ करने लग पड़े थे। इसलिए इसको नाम दिया गया ग्रेट डिप्रेशन का। That took place mostly during the 1929 originating in the United States, अमेरिका में ये ओरिजिनेट हुआ। The timing of the Great Depression varies across nations, क्योंकि ये स्टार्ट अमेरिका से हुआ और फिर क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो सारी जो इकोनॉमी होती है वो आपस में इंटरलिंक्ड होती है। जैसे कि आप देख लें जो पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान के अगर इकोनॉमी अल्लाह ना करे उसके कोई फॉल आता है तो पाकिस्तान में इकोनॉमी की वजह से अमेरिका को भी इफेक्ट पड़ेगा, चाइना को भी इफेक्ट पड़ेगा। तो यानी कि एक कंट्री के साथ जो आपके मफादात होते हैं, जब वो कंट्री कोलैप्स कर जाता है, डिफॉल्ट कर जाता है, फिर आपके जो मफादात उसको नुकसान पहुंचता है। तो यही हुआ कि अमेरिका जो इकॉनमी थी उसको जब नुकसान पहुंचा, तो क्योंकि अमेरिका की इकॉनमी एक बहुत बड़ी इकॉनमी थी, उसके साथ दुनिया की बहुत जो काफ़ी ज़्यादा इकॉनमीज इंटरलिंक्ड थी, रिलेटेड थी। तो जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन हुआ तो जो बाकी कंट्रीज थे उनको भी इसका सामना करना पड़ा, और ये आहिस्ता आहिस्ता फिर पूरी दुनिया में काफ़ी हद तक ये फैल गया। द डिप्रेशन स्टार्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स आफ्टर अ मेजर फॉल इन स्टॉक प्राइसेस। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो स्टॉक प्राइसेस था उसमें बहुत ज़्यादा मेजर फॉल हुआ, रातों रात ही ये सारी जो स्टॉक एक्सचेंज थी वो बैठ गई, जिसकी वजह से जो लोगों का जो सारा पैसा वो क्या हुआ, डूब गया। डैट बिकन अराउंड सितंबर 4, 1929 को ये वाक़या पेश हुआ एंड बिकेम वर्ल्ड वाइड, और फिर ऐसा ऐसा ये पूरी दुनिया में फैल गया विद द स्टॉक मार्केट क्रैश अक्टूबर 29, 1929। इसको हम ब्लैक ट्यूसडे कहते हैं। तो अक्टूबर 29 को क्या हुआ, फुल ब्लैकआउट हुआ, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, ब्लैक ट्यूसडे। काजेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन,
फिर कागज है, यानी कि ग्रेट डिप्रेशन पीछे क्या वजूहत थी? ओवर प्रोडक्शन इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। जो इंडस्ट्री थी और एग्रीकल्चर में ओवर प्रोडक्शन हो रही थी, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। ये सारा गवर्नमेंट का ये हक बनता था कि वो सारा वो बैलेंस रखे, क्योंकि जब भी डिमांड के हिसाब से आपको चीज़ें बनानी चाहिए। अगर डिमांड कम है तो उसके हिसाब से आपको अपनी प्रोडक्शन भी कम करनी पड़ती है। अगर डिमांड है ही एक चीज़ की नहीं और आप दादा चीज़ें बना रही हैं, तो चीज़ें बनाने में आपका पैसा लगता है, लेकिन उसकी जो सेल है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसकी प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। तो फिर जो इंडस्ट्रीज है वो घाटे में पड़ जाती हैं। तो यही कुछ अमेरिका में भी हुआ। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। हर्बर्ट हूवर की पॉलिसी की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ थी वो अनइक्वल थी। पैसा बस चंद हाथों में ही महफूज था। मॉनिटरी पॉलिसी। जो मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, जो न वो स्टेट बैंक होता है किसी भी कंट्री का, वो मॉनिटरी पॉलिसी जारी करता है। मतलब है वो पूरी जो इकोनॉमी होती है उसको मॉनिटर करता है कि हमारी इकोनॉमी पे कहाँ पे जा रही है, इसमें क्या खामी है, इसमें क्या हम मजीद एडवांटेज ले सकते हैं। तो उसके साथ वो क्या करते हैं, अपने जो मुल्क की जो करेंसी उसको ऊपर नीचे करते रहते हैं, उसको हम कहते हैं मॉनिटरी पॉलिसी। और जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी ऊपर नीचे करते रहती हैं। तो ये सारा इंटरलिंक्ड होता है इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से, उसको हम कहते हैं मॉनिटरी पॉलिसी। तो ये भी अच्छी मॉनिटरी पॉलिसी नहीं बना रहे थे, इस वजह से और ज़्यादा नुकसान हुआ। हाई टैरिफ्स एंड वॉर डेप्ट्स। जो चीज़ों की प्राइस थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, और जो क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 हो चुकी थी, इस वजह से जो कर्जे अमेरिका ने लिए हुए थे वो भी अमेरिका को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। स्टॉक मार्केट, और ऊपर से भी क्या हुआ, स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई। और जो सारे लोगों ने जिनका पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था, क्योंकि उस वक्त जो स्टॉक मार्केट थी ये सोने का आती था, यानी कि इसमें बहुत ही ज़्यादा अपराइज कर रही थी। तो लोगों का ये ख्याल था कि ये बहुत ही ज़्यादा हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो लोगों ने क्या कि अपनी चीज़ें बेच के बैंकों से लोन लेके अपने सारे जो कारोबार उसको हटा के सारा पैसा क्या कर दिया, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। तो जब वो स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई तो उनका सारा पैसा क्या हुआ, डूब गया। और एक बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की जिनका पैसा डूबा। अब सिर्फ इनका पैसा डूबने के साथ साथ क्या हुआ, बैंकों पे भी इफेक्ट पड़ गया, क्योंकि बैंकों के पास पैसे ही कम पड़ गया, क्योंकि जिन्होंने पैसे देने थे उनके पास पैसा था नहीं वापस करने के लिए। और फिर और बैंकों में पैसा क्या हुआ, कम पड़ गया। अब जिन लोगों के पास इनका पैसा डूब गया था, अब उन्हें ज़ाहिर है उन्होंने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारनी थी, तो उनकी जो सेविंग्स थी बैंक में उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन बैंक से निकालना शुरू कर दिया। अब क्योंकि बैंकों ने उधार दिए हुए थे, वो लोग पैसा दे नहीं थे रहे बैंकों को, इसलिए बैंकों में पैसे की शॉर्टेज होगी। और जो गवर्नमेंट थी वो भी कोई हेल्प आउट कर नहीं रही थी, और जो लोग पैसा अपना लेना चाह रहे थे तो बैंकों के पास पैसा कम पड़ गया कि वो उनको वापस करने के लिए उनके पास पैसे थे ही नहीं। तो जब ये पूरी जो कंट्री में ये एक सेंटीमेंट फैल गया कि बैंकों के पास पैसे नहीं है हमारा वापस करने के लिए, तो और बहुत ज़्यादा इसमें बहरान आ गया, हर तरफ डिप्रेशन फैल गया, लोगों को बस हर एक को अपनी अपनी पड़ गई। द क्रैश ऑफ स्टॉक मार्केट है। एवरीथिंग वॉज राइट अप टू 1928। 1928 को सब कुछ अच्छा जा रहा था, इकॉनमी अमेरिका के बहुत ऊपर जा रही थी। एज अमेरिका वॉज ओवर कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ द स्टॉक मार्केट, जीएनपी, प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, सारे इंडिकेटर्स अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे। हर्बर्ट हूवर इजीली वॉन इलेक्शन इन 1928। हर्बर्ट हूवर इजीली इलेक्शन जीत के एंड प्रोमिस्ड कंटिन्यू प्रॉस्पेरिटी। और जो प्रॉस्पेरिटी पहले जारी थी उन्होंने वादा किया कि हम इसी प्रॉस्पेरिटी को जारी रखेंगे। और उन्होंने ये नारा लगाया, आ चिकन इन एवरी पॉट, कि हर जो, इसका मतलब ये है कि हर बर्तन में मैं चिकन को मैं आपको दूंगा, यानी हर बंदा अपने जो खाने में वो चिकन खाएगा। पूरी जो कंट्री है इतनी मैं खुशहाली कर दूंगा, हर बंदा खुशहाल हो जाएगा। इस वजह से क्या कर दिया, चीज़ों की प्राइसेस को कम कर दिया। In September 1929, stock prices began to fall. Suddenly, millions of stocks were sold. On October 29, an entire fortunes were lost. फिर इसके इफेक्ट क्या हुए ग्रेट डिप्रेशन के? अमेरिकन टुक मनी आउट ऑफ बैंक्स, क्योंकि जिनके पैसे डूबे थे अब उनके पास पैसा था नहीं, और जो बैंकों में उन्होंने पैसा जमा करवाया हुआ था उन्हें क्या किया, बैंकों से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स,
और बैंकिंग सिस्टम क्या हुआ, कोलैप्स कर गया। आप जानते हैं कि जो बैंक्स होती हैं, जब हम उन्हें पैसा अपना जमा करवाते हैं तो बैंक्स भी क्या करती हैं, उससे आगे कारोबार करती हैं और एक फिक्स्ड अमाउंट रखती हैं बैंक अपने पास, उसके एज अ रिजर्व मौजूद रखते हैं, ताकि अगर किसी को पैसे चाहिए हो तो वो उसको वो वापस कर दें। यानी कि आप समझ लें कि अगर 100% जो बैंकों के पास पैसा होता है तो बैंक क्या करती हैं, उसमें से 70% क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल 70% वो क्या कर देंगे, उससे अपना कारोबार कर लेंगे, और जो बाकी 30% है वो बैंक में ही रहने देंगे, ताकि कोई भी आता है वो क्या करे, उसके पास पैसे और वो उनको दे दें। तो यानी कि हर बैंक के एक फिक्स अमाउंट रखता है ताकि वो जो कस्टमर है वो पैसे उनको दे सकें, और बाकी सारा पैसा वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करती हैं। तो अब हुआ ये कि बैंकों ने क्या किया था, जो उनका पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो भी डूब गया, और जो उनके पास पैसा उन्होंने फिक्स अमाउंट रखी हुई थी वापस करने के लिए कस्टमर्स को, ताकि अगर कोई आ जाए तो उसको हम पैसे दे दें, तो वो कस्टमर एकदम से बहुत ज़्यादा आ गए। तो जब एकदम से बहुत ज़्यादा आ गए तो बैंकों के पास पैसे की शॉर्टेज हो गई, क्योंकि उनका पैसा भी डूब गया, और सेकंड नंबर पे जो उनके पास पैसा था वो भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो इस वजह से हर तरफ क्या हो गया, बेचैनी फैल गई। अनएम्प्लॉयमेंट रोज टू 25% एंड हायर। अमेरिका में 25% तक अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। फार्म इनकम ड्रॉप्ड बाय 1/2, यानी कि जो फार्म की जो इनकम थी वो आधी रह गई। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हम जीएनपी कहते हैं, इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल ड्रास्टिकली, बहुत ही शदीद उसको तबाही हुई। द ग्रेट डिप्रेशन लास्टेड फॉर अ डेकेड। जो ग्रेट डिप्रेशन ये तकरीबन 10 साल तक इसका अरसा रहा। तो ये पीरियड अमेरिका में बहुत ज़्यादा मुश्किल था। द रोरिंग 20s, 1920 को और 1928 तक अमेरिका क्या कर रहा था, इसको हम कहते हैं रोरिंग 20s, क्योंकि इसमें अमेरिका बहुत प्रोग्रेस कर रहा था। हर्बर्ट हूवर वाज 31th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो जो हर्बर्ट हूवर था ये ग्रेट डिप्रेशन के जिम्मेदारों में से एक है। इसने क्या किया, यूएस की जो प्रोडक्ट्स की कीमतों को कंट्रोल ना किया, तो वो क्या हुआ, अशिया की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अमेरिका ने क्या किया, बैरून मुल्क से अशिया दरामद करना शुरू कर दी। जब जो मुल्की लेवल पे कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो फिर क्या किया, अमेरिकियों ने जो बैरून ममालिक से क्या किया, अशिया दरामद करना शुरू कर दी, क्योंकि बाहर की जो कंट्री से वो अशिया उनको सस्ती पड़ रही थी, और जो मुल्की सतह पर जो अशिया थी वो महंगी हो गई थी ग्रेट डिप्रेशन के बाद। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ से दरामद करना शुरू कर दी। तो प्रेसिडेंट ने देखा कि जो सारी जो अमेरिका ये बाहर से चीज़ें इंपोर्ट कर रही हैं, और अब देखें इसमें दो नुकसान हुए। एक तो जो मुल्की सतह पर जो चीज़ें बन रही थी उनको खरीद कोई ना रहा था, तो इस वजह से जो इंडस्ट्रीज बना रही थी उन्होंने भी क्या किया, उनको नुकसान हुआ, उन्होंने भी फिर अपनी इंडस्ट्रियाँ बंद करना शुरू कर दी। तो अमेरिका में जो फिर इंडस्ट्रियाँ की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई, तो जब इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई तो ज़ाहिर है फिर जो सारे वहाँ पर जो लेबर्स काम करते हैं उनकी भी छुट्टी होगी, तो एकदम से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो फिर इसने क्या किया, इससे समझदारी का मुजाहरा ना किया, बल्कि एक और बेवकूफ़ाना पॉलिसी अपनाई, स्मूथ हॉले टैरिफ लेकर आ गया। इसने क्या किया, दरामदाद पर पाबंदी आयद कर दी, ताकि जो दरामदाद की जो कीमतें वो भी क्या हुए, अमरीकी मसनूआत के बराबर हो जाए। तो जब जो दूसरे कंट्रीज ने देखा कि इन्होंने हमारी जो दरामदाद है, एक तो उन्होंने पाबंदी लगा दी, दूसरी उन्होंने टैरिफाइड कर दिया है हमारी मसनूआत पे, तो अब उसके ज़ाहिर है वहाँ पे जो जो दरामदाद उसकी भी कीमतें बढ़ गई, क्योंकि उसने टैरिफ लगा दिया, ड्यूटियाँ लगा दी। तो जब कंट्री से देखा कि ये हमारी मसनूआत पर इसने टैरिफ लगा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी जो अपनी इंपोर्ट से अपनी जो एक्सपोर्ट थी तो उन्होंने उस पर भी टैरिफ लगा दिया। तो इस वजह से जो अमेरिका का जो ट्रेड सिस्टम है वो भी क्या हो गया, बहुत हद तक उसमें बहुत कमी आ गई या उसका खात्मा हो गया, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा प्राइसेस हाई हो जाती हैं तो जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बाय 1933 सम 15 मिलियन अमेरिकन वर अनएम्प्लॉयड। 1933 तक 15 मिलियन पीपल्स क्या हो गए, यानी 1.5 करोड़ लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। एंड नियरली हाफ कंट्रीज बैंक हाइड फेल्ड, और जो आधे से ज़्यादा बैंक वो क्या हो गए, बंद हो गए। अनएम्प्लॉयमेंट इन द यूएस वाज 10% 1929। अब देखें ग्रेट डिप्रेशन में पहले 1929 को 10% हुई, 1932 को 20% होगी, 1933 को 25% होगी। अमेरिका जो सुपर पावर थी वहां पर इतनी बेरोजगारी हो गई।
फ्राम 1933 टू 1939 द अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन 10%। तो जब हर्बर्ट हूवर का जो टेन्योर है वो ख़त्म हुआ तो 1933 को फिर जो रोजवेल्ट है वो प्रेसिडेंट बने, तो वो एक समझदार प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने उनकी पॉलिसीज की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट वो क्या हुआ, कम हो गया। जो पहले 25% था और वो 10% पर ही वो फिर उसमें वो सस्टेन कर दिया। Due to Great Depression, almost 9,000 banks of US were failed. According to an estimate, almost 140 billion were lost by the banks. 140 बिलियन बैंकों को उसका लॉस हुआ। वेजेस वर ड्रॉप्ड बाय 44%। जो वेजेस थी उसकी 44% ड्रॉप हो गया। मतलब अगर आपकी जो इनकम, जो आपकी इनकम है, जो वेजेस है, डेली वेजेस होती है, अगर आपकी 100 रुपये है तो उसमें 44 रुपीज़ क्या होगी, कम हो गई। फैमिली इनकम डिक्रीज फ्राम $23,000 टू $1,500। तो जो एवरेज जो इनकम डॉलर थी फैमिली की वो भी क्या होगी, उसमें बहुत ज़्यादा डिक्रीज आ गया। ड्यू टू स्मूथ हॉले टैरिफ अदर कंट्रीज आल्सो इम्पोज हाई टैरिफ। क्योंकि अमेरिका ने उनकी मसनूआत पे टैरिफ लगाया, तो जो अमेरिका जो दूसरे कंट्रीज को अपनी अशिया बेचता है उन्होंने भी क्या किया, अमेरिका की जो अशिया पर उन्होंने भी टैरिफ लगा दिया। अब ये हुआ कि जो दूसरे कंट्रीज की अशिया हैं वो अमेरिका वाले ना खरीदें क्योंकि उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हाई होगी, और जो अमेरिका की अशिया हैं वो दूसरी कंट्रीज के जो लोग हैं वो ना खरीदें क्योंकि उनकी भी कीमतें क्या होगी, हाई होगी। तो इसलिए ये एक बेवकूफ़ाना स्टेप था। हैंस एक्सपोर्ट्स ऑफ अमेरिका सीवरली अफेक्टेड। तो ज़ाहिर है जब जो अमेरिका के एक्सपोर्ट है उन पर बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ लग गया तो अमेरिका के जो एक्सपोर्ट थे वो भी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा तक कम होगी, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। अब जब जो किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसकी जो बैकबोन होती है वो उसकी एक्सपोर्ट्स होती हैं, तो इस वजह से इसके एक्सपोर्ट्स बहुत हद तक कम हो गई। इस वजह से फिर अमेरिका में और जो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी होगी। देयर वॉज नो मार्केट फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ यूएस इंडस्ट्री। और एक टाइम आ गया कि अमेरिका की मसनूआत खरीदने के लिए कोई बंदा ही नहीं मिल रहा था, तो यानी कि अमेरिका की इतनी एक्सपोर्ट में कमी आ गई। इंडस्ट्रीज हैड टू कट डाउन देयर प्रोडक्शन। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी। प्रोडक्शन कम करने का मतलब ये है कि आपने ज़्यादा जब प्रोडक्शन कम होगी तो कम मजदूर चाहिए, तो इस वजह से उन्होंने मजदूरों को छुट्टी करवा दी, तो बेरोजगारी से और ज़्यादा बढ़ी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज फेल बाय 47%। 47% इसमें फॉल आ गया। तो किसी भी मुल्क की जो इशारिया आपने इकॉनमी की देखनी है तो आप उसकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितनी हो रही है। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है इसका मतलब है कि उसकी चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं, तो ज़्यादा चीज़ें बिक रही हैं इसका मतलब है ज़्यादा उसमें एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। तो जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होंगी मुल्क को उतना ज़्यादा ज़र मुबादला आता है, तो जितना ज़्यादा ज़र मुबादला होगा उतना ज़्यादा जो हुकूमती ख़जाने में पैसे ज़्यादा होंगे। जितना हुकूमती ख़जाने में पैसे ज़्यादा होंगे उतना फिर वो डेवलपमेंट के काम कर सकती हैं और वो अपनी आवाम पे उतना ज़्यादा पैसा खर्च कर सकती हैं और उतनी ज़्यादा फिर खुशहाली आती है। वर्ल्ड ट्रेड वाज ऑफ 5.3 बिलियन यूएस डॉलर्स इन 1929, और जो पहले 5.3 थी 1929 को वो कम हो के 4.9 हो गई 1930 को, 1931 को 3.3 हो गई, और इस तरह ये क्या होगा, ग्रेजुअली डिक्रीज आ गया और 1933 को 1.8 बिलियन उसकी जो वर्ल्ड ट्रेड है यूएस की वो रह गई। इन इकोनॉमिक द वर्ल्ड डिप्रेशन मीन्स फॉल। इकोनॉमिक्स में जो डिप्रेशन का मतलब क्या है, उसका मतलब है फॉल, इकोनॉमिक फॉल। टिल फर्स्ट वर्ल्ड वार अमेरिका वाज नॉट सुपर पावर। तो एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब वर्ल्ड वार 1 हुई थी तब अमेरिका सुपर पावर नहीं था। तो जब वर्ल्ड वार वन हो रही थी तो अमेरिका ने क्या कि असला बना बना के उन कंट्रीज को दिया और जो लोन है उन कंट्रीज को दिए जो जंग कर रही थी। तो इस वजह से अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, उसकी जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा पीक पे चली गई और इस तरह अमेरिका क्या हो गया, एक बहुत बड़ी ताकत बन गया। और ये 1928 तक अमेरिका इसी तरह प्रोग्रेस करता रहा और फिर 1928 को ये इकोनॉमिक फॉल आ गया, ग्रेट डिप्रेशन, ये तकरीबन 10 साल तक जारी रहा। तो जो हर्बर्ट हूवर का जो टेन्योर उसमें तो बहुत ज़्यादा शदीद क्राइसिस रहा, लोग बेरोजगारी हो गया, हर तरह बेचैनी थी, लोग खुदकुशियाँ करने लग पड़े थे, उनको कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। तो जब इसका टेन्योर ख़त्म हुआ तो फिर नए प्रेसिडेंट आए रोजवेल्ट, तो उन्होंने बहुत ही समझदारी से सारी सिचुएशन पे काबू पाया और ऐसा ऐसा उसके जो नुकसान थे ग्रेट डिप्रेशन को कम किया और 1937 तक
उन्होंने फिर क्या किया, ग्रेट डिप्रेशन पे पूरी हद तक काबू पा लिया। और फिर उन्होंने फैसला किया कि अब ये हमने जो बुरा वक्त हम पे आया, ये अब दोबारा हम इसको नहीं आने देंगे। तो यही होता है कि जो ग्रेट नेशंस होती हैं, जब उन पर बुरा वक्त आता है तो वो अपनी गलतियों से सबक सीखती हैं। तो यही अमेरिका ने भी किया कि उन्होंने ग्रेट डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा सबक सीखा, और फिर उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने आईएमएफ वाला सिस्टम बनाया, वर्ल्ड बैंक का सिस्टम बनाया कि उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम बनाती है जो हर कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन उसको क्या करे, उसको मॉनिटर करेगा। तो ये मैं आईएमएफ के बारे में आपका लेक्चर में वो दे चुका हूँ, लेक्चर नंबर 1। तो अगर आप जानना चाहते हैं आईएमएफ के बारे में, आईएमएफ क्या होता है, वो किस तरह काम करता है, उसको पैसा कौन देता है, और किस तरह आईएमएफ से गरीब मुल्क के जो वो फ़ायदा उठाते हैं, आईएमएफ के क्या क्या फ़ायदे होती हैं, लेकिन आईएमएफ के नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं, किस तरह आईएमएफ को अमेरिका ने कंट्रोल किया, और किस तरह आईएमएफ की वजह से अमेरिका पूरी दुनिया को जो गरीब ममालिक उनको कंट्रोल कर रहा है, अपनी पॉलिसीज उन पर नाफज कर रहा है। तो ये सारी बातें आपको आईएमएफ के लेक्चर में मिल जाएंगी। तो जो लेक्चर वो देखना चाहिए उसका मैं लिंक इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह ताला दे दूंगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था ग्रेट डिप्रेशन के बारे में। तो इंशाल्लाह ताला हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा सीएसएस की जो सीरीज़ है वो होगा स्टॉक में, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो किस तरह काम करती हैं। तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेन बात, मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।